हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज जिस विषय पर चर्चा होना है वह टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम के विषय में आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि इसमें सीटेट में जो हमारा एग्ज़ाम है वो फरवरी में लगा हुआ है। तो सीटेट एग्ज़ाम सभी अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर मेरा यह 20 दिवसीय एक कार्यक्रम होगा अध्ययन का, जिसमें मैं आप सभी लोगों को प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से सीटेट के विषय में पूरी जानकारी और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों को बताता चला जाऊंगा और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं करवाऊंगा। तो सीटेट सेकेंड एग्ज़ाम जो कि 6 से 8 के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए यह रहेगा ज़्यादा तक ज़रूरी। तो अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले है CDP, इसी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आ जाता है हमारा लैंग्वेज प्रथम, एंड थर्ड पे आ जाता है लैंग्वेज सेकंड, एंड फोर्थ पर जो हमारा होता है उसमें 2 विभाग हो जाते हैं। पहला तो एक जो मैथ साइंस और सामाजिक विज्ञान के। जी, तो अब इन सभी टॉपिकों को लेकर के हमारा यह 4 मुख्य, इन्हीं के आधार पर ही सीटेट एग्ज़ाम जो होता है होगा। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि 20 दिवसीय जो कार्यक्रम है किसमें कितने दिन पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा CDP चलेगा टोटल 5 दिन। 5 दिन CDP पढ़ाया जाएगा और उसके बाद 2 दिन लैंग्वेज फर्स्ट एंड 2 दिन लैंग्वेज सेकंड। उसके बाद 9 दिन पढ़ाया जाएगा आपको सामाजिक विज्ञान। मूल रूप से मैं सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को लेकर के चलूँगा, क्योंकि हमारा जो प्रकार है वह मैथ और साइंस के बैकग्राउंड नहीं है, तो हम इस क्षेत्र के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को लेकर के चलेंगे। तो 9 दिन ये हो जाएगा और उसके बाद जो भी हमारे पास समय बच रहा है 2 दिन, उसको हम लेकर चलेंगे, टेस्ट देंगे। तो मेरा यह पूरा 20 दिन का हो जाएगा। 5, 2, 7, 2, 9, 9, 18, 2, 20 दिन। इन 20 दिनों पर आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग देख लीजिए फिर से, ये CDP, ये लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड एंड SST, ठीक है। यहाँ आप सभी लोगों को थोड़ा सा एक बात और बता दें कि जो भी अभ्यर्थी लैंग्वेज में चाहे पहले संस्कृत लिए हों या सेकंड में संस्कृत लिए हों, या तो पहले हिंदी लिए हों और सेकंड में या तो हिंदी लिए हों, मेरा कहना यह है कि जो भी अभ्यर्थी पहले हिंदी लिया है तो उसको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत करना रहेगा, और जो अभ्यर्थी पहले संस्कृत लिया है उसको सेकंड लैंग्वेज हिंदी चूज करना पड़ेगा। तो दोनों की जो मूल कंटेंट है या विषय है वह सभी एकदम सेम है, बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है उसको चेंज कर दिया जाता है इसमें। तो आज हम पहली क्लास जो है CDP की लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें कि आज के जो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक रहेगा वृद्धि एवं विकास, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। दूसरा टॉपिक जो रहेगा हमारा रहेगा वृद्धि को अच्छे तरीके से समझना, जिसे ग्रोथ बोलते हैं। तीसरा रहेगा विकास को अच्छे तरीके से समझना, डेवलपमेंट। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के चरण हो जाएगा। और जो हमारा 5वां टॉपिक आज का रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के
विकास के सिद्धांत। आप सभी लोगों को एक सूचना और दे दें कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसको क्वेश्चन और उत्तर के फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा, कि आप लोग यह समझते जाएं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं ताकि कुछ थॉट में देख सकें। तो सबसे पहले अब हमारा पहला टॉपिक जो था वृद्धि एवं विकास, पहला टॉपिक वृद्धि एवं विकास, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब इसमें पहले हम देखेंगे कि वृद्धि के विषय में जानेंगे कि वृद्धि होता क्या है। तो सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग जो वृद्धि के विषय में चर्चा करते हैं तो वृद्धि किसे कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा अच्छे तरीके से कि जब हमारे शरीर के अंदर परिपक्वता एक स्थिति के बाद रुक जाती है। अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख करके भी समझाते जाता हूँ ताकि आप सभी लोग समझ सकें कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो वृद्धि एवं विकास को हमको समझना है तो हम समझते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। तो इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, परिमाणात्मक को ही मात्रात्मक बोला जाता है। यह तो हमारा हो गया है विकास के विषय। वृद्धि वह होती है जो हमारी एक समय के पश्चात रुक जाती है। तो हम सभी लोग समझेंगे कि इसमें जो गुणात्मक आया है और परिमाणात्मक क्या होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन को बोला जाता है कि कार्यशैली और कार्य क्षमता जो हमारी है किस प्रकार की है। हमारे अंदर जो कार्य करने की जो कार्यशैली है वह अच्छी हो जानी चाहिए, गुणात्मक तरीके से ये बोला जाएगा। और एबिलिटी हमारे अंदर कुछ हो जानी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने इमोशन को समझ रहे हैं, हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारी जो योग्यता है वो कितने अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। इसके बाद आता है हमारा परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत देखा जाता है कि किस प्रकार से उसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंज होता है। जैसे उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, उसका वेट कितना है, उसका आकार किस प्रकार से है, या तो फिर वह कितना मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है। इन सभी प्रकार की जो गणनाएं होती है वह परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें जो हमारे एक शब्द आया था सतत, ये सतत आया था ना, तो सतत को क्या कहा जाता है कि सतत का अर्थ है कि लगातार चलना और हमारे पीछे की जो अवस्था है उसमें पुनः ध्यान न देना। इसी को बोला जाता है सतत विकास होना। किसमें? हमारे बच्चों के बाल विकास में इसके लिए बोला गया है। इसके बाद जो है विकास क्या होता है, जिसमें बोला गया है कि विकास 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 बार बार आना है, बाल विकास, मनोविकास, ये सब पूरा। तो अब इसके विषय में हम समझें कि विकास क्या है। तो विकास शारीरिक विकास हो सकता है, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के साथ साथ सामूहिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, इन्हीं सबको हमारे विकास में भी देखा जाता है। अब आप लोगों से अगर हम प्रश्न पूछें कि विकास कैसी प्रक्रिया है, प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग क्या टिक करेंगे कि विकास कैसी प्रक्रिया है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है,
विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। विकास जो है, एक मुख्य कथन आता है विकास के संदर्भ में कि विकास गर्भ से लेकर जब तक मृत्यु ना हो जाए, जब तक मानव की मृत्यु अर्थात कब्र तक न पहुंच जाए, तब तक होती रहती है। क्या? विकास। अब समझ लीजिए कि कितना यह हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब इसके पीछे भी देखा जाए तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, हमारे आंतरिक बदलाव होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सभी हमारे किसके अंतर आ जाते हैं? हमारे विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें और अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो जैसे कि हमारे अंदर बड़ी मसल्स का हो जाना, आर्म्स, हमारी भुजाओं का, हमारे पैर के बड़ा हो जाना, और आँखों की मांसपेशियाँ जो होती हैं उनका बड़ा हो जाना, हाथ के मसल्स का बड़े हो जाना। और जैसे देखा जाए कि हम लोग घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होकर चलते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, फिर कूदने लगते हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार से गतियाँ होती हैं। एक तो होती स्थूल, कौन सी? स्थूल, और दूसरी होती है सूक्ष्म। 2 प्रकार से गतियाँ होती हैं हमारे जो विकास में देखा जाता है। तो स्थूल के अंतर्गत हमारी जो आ जाती है वही हमारे बड़ी मसल्स हो जाती हैं, हमारी भुजाएं हो जाती हैं, हमारे हाथ हो जाते हैं, यही सब हमारे हो जाते हैं। स्थूल में क्या आता है कि इसमें हम लोग मतलब कि सूक्ष्म में क्या होता है कि हमारे अंदर किस प्रकार के मानसिक रूप से बदलाव हो रहे हैं। जैसे हम किस प्रकार के ड्राइंग कर ले रहे हैं, पेंटिंग कर ले रहे हैं, इसके अंतर्गत ड्राइंग, पेंटिंग, और हम किस प्रकार से अपनी उंगलियों के माध्यम से किसी चीज़ को उठा पा रहे हैं, रेत पर चल पा रहे हैं, ये सभी हमारे किसके अंदर? सूक्ष्म के अंतर्गत। और स्थूल के अंतर्गत हमारी जो शारीरिक बनावट दिखाई देती है वो सब आ जाता है। अब जैसे हम लोग देखें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास, तो इसमें हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से जो अर्थ होता है वो मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? मानसिक विकास की क्षमताओं को विकसित करने के लिए। तो संज्ञान का अर्थ क्या हो जाता है? आप सभी लोग क्या समझ रहे हैं संज्ञान का अर्थ? अगर आ जाएगा कि संज्ञान किसे कहते हैं, तो संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान का अर्थ क्या है? दिमाग, जिसे दिमाग बोलते हैं, बौद्धिक क्षमता बोलते हैं, ये हमारी बुद्धि, इन सभी को क्या बोला जाता है? संज्ञान। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो सोचने की, तर्क करने की, कल्पना करने की, और हमारे अंदर जो मेमोरी है या भाषा का विकास होता है, ये सभी हमारी कॉग्निटिव माइंड्स के अंतर्गत होती है। अब इसमें प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब आप सब लोग समझते रहिए, सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी, भाषा विकास, या दिमाग या बौद्धिक क्षमता का विकास, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो उसको टिक कर दीजिए, इससे इतर जो रहेगा वो आपका हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं कि सामवेगिक जो विकास हमारा होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि दिमाग, जिसे ब्रेन बोलते हैं, दिमाग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बोला जाता है लेफ्ट ब्रेन, और दूसरा जो होता है हमारा राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन के विषय में जानते हैं। इसका मतलब हमारा होता है लॉजिकल, हमारी जो थिंकिंग होती है उसके विषय में जाना जाता है, जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग विज्ञान को सीखते हैं, गणित को सीखते हैं, और यदि हम भाषा को सीखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन हमारा ज़्यादा विकसित होता है। और राइट ब्रेन जो हमारा है, राइट ब्रेन में हम लोगों को ज़्यादा तक हमारे अंदर जो है क्रिएटिविटी आती है, हमारे अंदर क्या आता है? रचनात्मकता आती है। तो हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, या हमारे अंदर जितने भी प्रकार के क्रिएटिविटी के गुण हैं वो सब हमारे राइट ब्रेन के विकास के अंतर्गत आता है।
अब हम सभी लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो अभी हम संज्ञानात्मक पक्ष देख लिए विकास का, अब देखते हैं कि सामाजिक विकास कैसे हमारा होता है। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक हमारे नियम हैं, उन सभी का हमारे अंदर विकास होता है। जैसे कि हम कैसे सीख रहे हैं, कैसे अपने वातावरण को स्वीकार कर रहे हैं, कैसे हम उनको सुन रहे हैं, कैसे हम उनके गुणों को ध्यान दे रहे हैं, और सोशल की जो हमारे मतलब सामाजिक व्यवहार है उससे हम किस प्रकार से अटैचमेंट अपना बनाए रख पा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ समाजवाद है उसके जो नियम कानून है उनसे किस प्रकार से हम मिलजुल करके रह रहे हैं, यह हमारे सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि पहले तो अब आ जाएगा प्रश्न कि सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जो उसमें रहेगा, यदि पूछ लिया कि उसके अंतर्गत क्या आपका सोचना आता है, तो सोचना किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा संज्ञानात्मक के अंतर्गत। और सामाजिक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा वो मैंने बता दिया है। अब हमारी इमोशनल आ जाता है। इमोशनल जिसको हम लोग बोलते क्या है, इमोशनल को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा है हमारा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, तो हम लोग इसी में डिफिनेशन को अगर अलग अलग तरीके से ध्यान देते रहेंगे तो समझ जाएंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, जैसे रैथस एक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार कहा गया है कि संवेग जो है अर्थात हमारी जो इमोशन है वह भावना है जो हमारे अंदर रहती है या रंग भरती है। क्या है? संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। मेरा कहने का अर्थ यह था कि हम जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पास हम लोगों को एक कोटेशन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है। अब हम लोग जैसे देखें कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें हमारे नॉलेज का कैसे हम उसको जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको कैसे मैनेज करते हैं अपने इमोशन को वो करने के लिए, और कैसे हम एक दूसरे के प्रति इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से अपना व्यवहार रखते हैं, इन सभी का विकास होता है। अब हम देखें कि वृद्धि के विषय में कुछ और अगर जानने का प्रयास करें तो देखा जाए तो वृद्धि जो होती है एक छोटी प्रक्रिया है, अर्थात इसको बोला जा सकता है कि एक जो वृद्धि है एक समय के पश्चात रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है और यह एक परिपक्वता स्थिति होती है जिसको मैच्योरिटी बोला जाता है, और इस परिपक्वता में हम सभी लोग अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो कुछ भी होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, वृद्धि हमेशा सामान्यतः हमारे शरीर में परिवर्तन करती है। यह हमारे शरीर का जो है सही से मापन किया जा सकता है लेकिन संकुचित अर्थ में होता है, और संरचनात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल होते हैं जो एक समय के बाद रुक जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह विकास की अपेक्षा बहुत ही छोटी होती है। जैसे कि हमारे शरीर का विकास हमेशा नहीं होता रहता है, मतलब कि शरीर का विकास हमेशा होता रहता है लेकिन वृद्धि नहीं होती रहती है। तो इसमें हम लोगों को यही देखना है कि जो जैसे कि डेवलपमेंट होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है, और इसमें पूरा शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक सभी चीज़ें विकसित होती रहती हैं।
कब तक? कब्र तक, जब तक हम लोग कब्र में ना पहुँच जाए तब तक के लिए। लेकिन यदि हम वृद्धि को देखें तो यह एक समय के पश्चात रुक जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास के चरण। सबसे पहला चरण जो है, पहला चरण है, इसको बोला जाता है इनफेंसी। इनफेंसी अब जिससे बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था ये हमारा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। दूसरी जो हमारी एज है उसको बोला जाता है ईयरली चाइल्डहुड। ईयरली चाइल्डहुड इसी को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था ये हमारी 2 से 6 वर्ष के बीच तक चलती है। और तीसरी जो हमारी आ जाती है लेटर चाइल्डहुड, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। यह हमारी 6 से 12 वर्ष के बीच चलती है। और चौथी अवस्था जो हमारी आ जाती है इसी को बोलते हैं एडोलेंस। एडोलसेंस बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि चलती है 12 से 18 वर्ष के बीच तक। अब हम सभी लोग इनके विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक मतलब कि स्टेटमेंट दिया है कि WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो मतलब कि बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। हमको ये कथन याद रखना है कि 10 से 19 वर्ष के बच्चे या बालक किसके अंतर्गत आएंगे? किशोरावस्था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ नोट करके कि क्या चीज़ें और हो सकती हैं इसके विषय में। जैसे कि शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था मानी जाती है बहुत से मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत। तो शैशवावस्था से पहले की जो एज होती है उसको प्रीनेटल स्टेज बोल देते हैं। प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज, या तो इसी को बोल देते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था। अब इस अवस्था को बोला जाता है कि गर्भ से पूर्व की, अर्थात माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो, और यह इसका जो समय होता है 9 से 10 महीना, 9 से 10 माह, या तो 280 दिन, या तो 40 सप्ताह। यहीं से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए इनमें से कौन सा एक जो प्रीनेटल स्टेज है हमारा प्रसव पूर्व अवस्था वह नहीं है। तो आप लोग इनको जानते रहिए इन सभी को, जिसके माध्यम से इससे अगर इतर कोई आता है तो आप टिक लगा दीजिएगा। अभी जैसे एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता था ये कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष की होती है, तो उसको बता दीजिएगा। अब हम सभी लोग बात करेंगे सभी स्टेजेस की। पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो कि पहला है हमारा। शैशवावस्था के विषय में बात किया जाए तो यह 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही रहेगा कि आप सभी लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, ताकि आप लोग अपने पेपर में उस प्रश्न को कर सकें। लिखने से ज़्यादा बताने पर मेरा ध्यान रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और इसमें जो क्रिया होती है वो बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। और एक हमारे जीन प्याजे मतलब कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा कह रहा है कि बच्चा जो है
इसमें गति करके सीखेगा। क्या करके? गति करके सीखेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कथन पूछा जाता है तो किसी का भी कथन आ सकता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, गति करके सीखेगा। इसके बाद अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसी को खतरा भरा एज बोला जाता है। कौन सा? सेंसिटिव पीरियड, सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है, खतरा भरा एज। और जो है हमारी सबसे ज़्यादा विकास होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इस समय बहुत ही तेज़ी से होता है। तो ये हमारी शैशवावस्था के विषय में चर्चा हो गई है। अब बाल्यावस्था के विषय में देखते हैं। बाल्यावस्था हमारी कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 2 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी हम 2 उसमें बदल देते हैं, 2 स्टेज में। तो जैसे कि पहला स्टेज हमारा कौन सा होता है? 2 से 6 तक की, जिसे पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है। इसमें इसे टॉय एज बोला जाता है, टॉय एज। और टॉय एज बोला किन्होंने है? खिलौना एज या प्ले आयु, प्ले एज, टॉय एज अर्थात खिलौना आयु। एरिक इरेक्शन, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन आने वाले हैं। एरिक इरेक्शन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टॉय एज किस अवस्था को बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा होता है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, अर्थात बहुत ही तेज़ी तरीके से वह भाषा सीखने की तरफ आगे बढ़ता है। उसके अंदर नकल करके सीखने के जो गुण है वह सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और इसी के समय सबसे ज़्यादा वह अपने जो भाई बहन हैं, माता पिता हैं या समाज में जो रहते हैं उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर करके उनसे उनकी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, इसीलिए उसको क्या? नकल की एज बोला जाता है। अब इसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम 6 से 12 वर्ष तक समझते हैं, 12 वर्ष की एज है। अब इसमें देखा जाए तो इस अवस्था को टोली एज, गैंग एज भी बोला जाता है, टोली एज या तो गैंग एज, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसी समय हम बच्चे अभी सभी लोग अपना गैंग बना करके खेलना सीख जाते हैं। और एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसी को बोला जाता है। कौन से एज? एलिमेंट्री स्कूल एज। और लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी इसी को बोला जाता है। अब इसमें देखा जाए तो कई वैज्ञानिकों ने इस एज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जैसे कि एक हमारे फ्रायड महोदय हैं, सिगमंड फ्रायड, उन्होंने इस एज को सुप्तता अवस्था बोला है। कौन सी अवस्था? सुप्तता अवस्था। किन्होंने? सिगमंड फ्रायड ने। किन्होंने? सिगमंड फ्रायड ने बोला है। फिर इसका इरिक्सन ने भी इसको इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी बोला था, इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी बोल दिया था। और इसी को पैगेट ने भी बोल दिया था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज भी इसको बोला जाता है। अब इसमें जो भी हमारा सीखने के जो गुण होते हैं, इसमें प्यूडो मेच्योरिटी हो जाती है, अर्थात जो हमारे अंदर है मिथ्या परिपक्वता वह ज़्यादा तक होती है। लेकिन मॉडर्न डेवलपमेंट जो हमारा गतिक विकास होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। और हमारी अंतिम अवस्था आ जाती है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक की होती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है। अब देखिए, इसको परिवर्तन का काल बोला जाता है, परिवर्तन का काल। इसी को संक्रमण काल बोला जाता है, संक्रमण काल। इसी को ब्रिज काल भी बोला जाता है, स्वर्णिम काल। ब्रिज इसलिए क्योंकि यह हमारे जीवन को 2 स्टेजेस से जोड़ता है। एक तो हमको बाल्यावस्था से हमको जो हमारे आने वाली आगे का भविष्य है उसके विषय में जोड़ने का काम करता है। ये हमारा बाल्यावस्था को हमारे आगे जो सामाजिक विकास है, सामाजिक परिवर्तन, नियम कानून है, उनसे अब हमको जोड़ने का काम करेगा। इसलिए इसको ब्रिज पीरियड भी बोला जाता है, परिवर्तन काल बोला जाता है। इसी को गोल्डन एज भी बोला जाता है। और इसी को स्टैनले हॉल ने, किन्होंने?
स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान, जिसको आंधी एवं तूफान की एज बोला जाता है, तनाव और तूफान की एज बोला है। तनाव और तूफान, तनाव और तूफान की एज बोला है। कौन बोले हैं? स्टैनले हॉल के द्वारा। इसी समय हमारा सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जो है लीडरशिप के गुण विकसित होते हैं, और जो हमारी इमोशनली स्टेबिलिटी होती है, अर्थात जो हमारे अंदर दूसरों के प्रति चाहने की, इन सब में हमारे बहुत कमी आने लगती है। मतलब कि लैक्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाती है हमारे अंदर, और बच्चा अपने आप को आइडेंटिटी क्राइसिस के आधार पर देखने लगता है। अर्थात उसको जो पहचान है वह कहीं खो ना जाए। वह सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसके अनुसार हम लोगों को अपने आप के अंदर वह खोजता रह जाता है। जैसे कि यह जो कथन आया था कि बच्चा यह ढूंढ रहा है मैं हूँ कौन, यह किसने कहा है? एरिक एरिक्सन ने। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, किसने बोला है? एरिक एरिक्सन। आप लोग एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि एरिक एरिक्सन का नाम ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एरिक एरिक्सन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके लिए इस एज को स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है, जिसे बोला जाता है बसंत ऋतु भी बोला जाता है। अब देखिए, हम सभी लोग इसमें सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे बचपन को जोड़ने का कार्य जो करता है यह ब्रिज एज कैसे, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, ये हमारा ब्रिज हो गया मान लीजिए, और ये क्या हो गया? एडल्टहुड, ठीक है, एडल्टहुड, ये तो क्या हो जाएंगे हम लोग? एडोलसेंस, अर्थात हम लोग प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें जो अपने आप को देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हम बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर में विकास होते हैं, जिसके कारणवश हम लोग बहुत चिड़चिड़े से भी हो सकते हैं इस एज में। और जो हमारा यह एज होता है हमारे जीवन के सबसे परिवर्तनकारी समय होता है। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे और देखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो सिद्धांत हैं उसको देख लेते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो जल्दी से समाप्त करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टियसनेस, जिसे बोला जाता है सतत विकास सिद्धांत। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एज ऑर्डरली, या मतलब बोल सकते हैं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत। तीसरा हमारा आ जाता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, अर्थात बोल सकते हैं कि विभिन्न तरीके से हमारा विकास, लेकिन पर्सन टू पर्सन, विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न तरीके से हमारा विकास का सिद्धांत। और उसके बाद चौथा बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफाइस, मतलब बोल सकते हैं कि स्पेसिफाइस, सामान्य से विशिष्ट की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं अपने आप को, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग एक देखते हैं इसमें कि पूर्वानुमान का सिद्धांत, हमारे अंदर जो पूर्वानुमान हो जाता है उसका सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसके बाद आ जाता है एक कॉन्टेंट इंट्रेंड बिटवीन ऑल फैक्टर एंड ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि हम लोग जितने भी विकास के सिद्धांत के जो चरण हैं उन सभी में किस प्रकार से हमारा संबंध रहता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को मैंने आज वृद्धि एवं विकास का चैप्टर, विकास के चरण, विकास के सिद्धांत पर आधारित ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आप सभी लोगों को जल्द ही इससे के आगे के जो चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और आगे के जितने भी चैप्टर हैं पूरे, कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितने भी सीटेट देने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी तक मेरे इस
चैनल को ज़रूर से ज़रूर भेजें ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। और जो सीटेट है क्राइटेरिया उनको 90 नंबर लाना है, उसको लाने का जो रामबाण तरीका है वो मैं बता सकूं। आप सभी लोगों को जो 90 नंबर लाना है उसमें ये बता दूं कि देखिए, जैसे एक 30 नंबर CDP, 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर सेकंड लैंग्वेज और 60 नंबर SST है। इन सभी पर हमारा बनता है। तो 30 नंबर का CDP है, आप लोग अगर इसमें 20 भी ला लें, और ये है, इसमें भी अगर आप लोग 20-20 अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे देंगे जो मैं पढ़ाऊँगा तो आपका आ जाएगा। तो 20 + 20 ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास 20 + 60 हो गया। अब 60 नंबर में हम लोगों को कम से कम 30 नंबर अगर लगा लेते हैं, जिस प्रकार से हम समझाएंगे पढ़ाएंगे, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग 90+ अंक जरूर अर्जित कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को से विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।